Hello student, today we explain next chapter class 12 chemistry that is surface chemistry। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है ये, ठीक। इसके बाद आपका जो चैप्टर होता है वो मेटलर्जी है। तो सरफेस केमिस्ट्री आज हम फुल्ली डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट किया था विथ न्यूमेरिकल के साथ। कुछ डाउट्स है बच्चों के, वो भी क्लियर किए गए थे, ठीक। आज स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, जो कि एक बहुत कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको कह सकते हो न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, बट हाँ काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली जो आपको समझनी है। और सारी चीज़ें मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेशली, ठीक। तो कई चीज़ें आपको ऐसी भी मिलेंगी जो क्लास 9th में आपने ऑलरेडी सुनी है, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में वो चीज़ पढ़नी है। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन आपने 9th में पढ़ा था, सस्पेंशन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक ना बेटा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर में हमको स्टडी करनी है। कैटालिसिस पढ़ना है, जो कि अभी प्रीवियस चैप्टर में आपने केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट का नाम सुना था, थोड़ी बहुत वहाँ पे जिक्र हुआ था कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। वो सारी चीज़ें फिर से यहाँ पे आपकी रिकॉल होंगी और कैटलिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। सरफेस केमिस्ट्री वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए सरफेस केमिस्ट्री, ठीक ना बेटा। अब सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले बात आती है सरफेस केमिस्ट्री कहते किसे हैं। केमिस्ट्री में जिस ब्रांच में हम जिस भी पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी करते हैं, जिसमें इसमें किस चीज़ की स्टडी करेंगे, पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो नाम में लिखा हुआ है सरफेस, और केमिस्ट्री मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी है केमिस्ट्री में जो सरफेस से रिलेटेड है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको डायरेक्ट एक पॉइंट समझाता हूँ, फिर आप आगे चलते हैं। जैसे मान लो ये आपने एक बीकर लिया बेटा, ये बीकर है, एक दूसरा बीकर आपने लिया, इस बीकर में आपने इंक रख दिया, इंक ब्लैक कलर की इंक है, ये ब्लैक कलर की इंक रख दिया आपने, ब्लैक कलर की इंक है, ब्लैक इंक। और आपने क्या किया, इस वाले बीकर में एक चौक डिप कर दिया, चौक, ठीक, ये चौक है, ठीक ना बेटा। चौक आपने डिप कर दिया, आई बात समझ में। और इस वाले बीकर में आपने क्या किया, एक स्पंज डिप कर दिया, स्पंज को, ये स्पंज नीचे आ चुका है, ठीक, इसको आपने डिप कर दिया। अच्छा, डिप करने के बाद दोनों चीज़ें आपने बाहर निकाली, इस चौक को भी बाहर निकाला जो कि ऑलरेडी ब्लैक हो चुकी है, और इस स्पंज को भी आपने बाहर निकाल लिया। अब मेरी बात ध्यान समझना, जब आपने चौक निकाला तो चौक आपको ब्लैक दिख रही थी, लेकिन आपने क्या किया, चौक को बीच से डिवाइड कर दिया, बीच से डिवाइड कर दिया। जैसे ही चौक को बीच से डिवाइड किया तो चौक दो टुकड़े में टूट गई। तो जो आपको ब्लैक दिख रही थी चौक, क्या अभी भी वो अंदर से ब्लैक दिखेगी? बाहर से तो ब्लैक दिख रही थी, वो तो समझ में आया। क्या अंदर से भी वो ब्लैक दिखेगी? नहीं, अंदर से वो ब्लैक आपको नहीं दिखेगी। अंदर से आपको कैसी दिखेगी? वाइट। अंदर से आपको वाइट ही दिखेगी। जबकि आपने स्पंज को बीच से डिवाइड किया तो आपको स्पंज अंदर से भी ब्लैक दिख रहा था और बाहर से भी ब्लैक दिख रहा था। आई बात समझ में? अंदर से भी ब्लैक दिख रहा था और बाहर से भी ब्लैक दिख रहा था। एक चीज़ जरा यहाँ फोकस करो कि जो चौक पे इस ब्लैक इंक एब्जॉर्ब हुई, वो कहाँ पे केवल हुई? सरफेस पे, जबकि वो अंदर की तरफ नहीं गई। जब आपने चौक को बीच से डिवाइड किया, वो चौक के बल्क में नहीं गई, वो चौक के बल्क में नहीं गई, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, वो बल्क में भी चली गई। वो जो इंक थी वो बल्क में चली गई, जबकि यहाँ पे इंक चौक के अंदर यानी चौक के बल्क में नहीं गई। चौक के कहाँ रह गई? वो सरफेस पे। आई बात समझ में? यहाँ कहाँ चली गई? बल्क में। तो यहाँ सरफेस पे भी है और बल्क में भी है। तो जब कोई चीज़ सरफेस पे ही केवल एब्जॉर्ब होती है तो इसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एडजॉर्प्शन। और जब कोई चीज़ बल्क में हो जाए, सरफेस पे तो है ही है, बल्क में हो जाए, तब उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन। मेरी बात ध्यान समझना। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ध्यान रखिएगा, ए बी और यहाँ पे ए डी,
ये दो फर्क है। तो जब कोई चीज़ सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होती है, सरफेस पे ही रह जाती है, उस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब एडजॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेनन है और एब्जॉर्प्शन एक बल्क फेनोमेनन है। अब आते हैं इस चैप्टर के निष्कर्ष पे। सरफेस केमिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है वो सरफेस फेनोमेनन वाली चीज़ें पढ़नी है, ना कि बल्क वाली। मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी सरफेस पे एडजॉर्ब होती है तो उसके बल्क में ना जाए, सरफेस पे ही रह जाए। अब इसके लिए जो भी फैक्टर वर्क करते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम वो चीज़ स्टडी करते हैं कि जो सॉलिड की सरफेस है वो, और प्लस उस पर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उस सरफेस पे, उसके बारे में, ठीक, इससे रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में, इसी चीज़ को हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री में जो आपकी मेन हेडिंग है वो कौन सी हो जाएगी बेटा? एडजॉर्प्शन। तो पहले एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस याद रखना। एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फेनोमेनन है, एडजॉर्प्शन जो है वो आपका कैसा है? सरफेस फेनोमेनन है। ये सरफेस पे ही रह जाते हैं इसके मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? तो चलिए पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन देखते हैं। और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जो एनसीईआरटी में लिखे वो भी एग्जांपल्स लिखाऊंगा, और जो आपके एक्स्ट्रा है रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री कहते किसे हैं? चलिए देखते हैं पहले सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं वो समझते हैं बेटा। देखो, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, that branch of chemistry which deals with a study of nature of surface, a study of nature of surface and species present on it, ठीक ना बेटा? जो स्पीसीज उस पर प्रेजेंट है, कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, ठीक ना बेटा? उसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर है सबको? ये होती है सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनीशन। अब सरफेस केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है वो चीज़ आपको बेहतर पता है। हमें यहाँ पे सरफेस फेनोमेनन से रिलेटेड एडजॉर्प्शन और स्पेशली कोलाइडल स्टेट। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, वो नीचे लिखिएगा नोट करके। मैं ओरली बोल रहा हूँ, आपको नीचे नोट डालिए, नोट में लिखिए दिस फेनोमेनन इज स्टडीड विथ is studied with the help of adsorption and colloidal state. This phenomenon is studied with the help of adsorption and colloidal state। ध्यान रखना, ये चैप्टर के दो मेन हेडिंग हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम चांसेस है कि कोलाइडल स्टेट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक ना बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और लगभग जहाँ तक मेरा गेस है कि हर साल बोर्ड में तो स्पेशली पूछा जाता है। रही बात कॉम्पिटिटिव नीट लेवल पे, तो नीट लेवल में आपको पूरे चैप्टर के बारे में एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाया जा सकता है, क्योंकि सारा चैप्टर ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है। आई बात समझ में? यहाँ पे कोई ज़्यादा विशेष आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, सारा कॉन्सेप्ट बेस है, आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी, फिर आप आंसर कर सकते हो। आई बात समझ में? चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एडजॉर्प्शन। कहते किसे हैं? ठीक, एडजॉर्प्शन। चलो बात करते हैं एडजॉर्प्शन। मैंने आपको बताया एडजॉर्प्शन क्या है बेटा? एडजॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेनन है। कोई भी चीज़ सरफेस पे अगर एडजॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होती, उसी को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अगर वो बल्क में चली जाएगी तब उसे एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। आई बात समझ में? ठीक, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके डेली लाइफ से। जैसे आपकी कोई गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, 4 व्हीलर है,
जब वो रोड पे निकलती है, जैसे आप घर से लेके निकलते हो और मान लो बारिश हुई है, कीचड़ है, तो आपके वो जो कीचड़ है वो आपके कहाँ लग जाता है, गाड़ी के टायर, जो आपका व्हील होता है उसी पे अटैच हो जाता है। क्या वो कभी कीचड़, जो डस्ट पार्टिकल है, जो वाटर है, क्या वो कभी ट्यूब तक पहुंचा है अंदर? नहीं, वो कहाँ रह जाता है, उसकी सरफेस पे। ये क्या चीज़ है, एडजॉर्प्शन। क्या वो कभी अंदर जा सकता है? नहीं, जब तक वो गाड़ी कहीं से प्रॉपर होल ना हो उस टायर में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो ध्यान रखना, जो भी चीज़ सरफेस पे होगी, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम एग्जांपल आपको चारकोल का मिलेगा, किसी ना किसी कंपोनेंट से रिलेटेड। तो मैक्सिमम टाइम आपको चारकोल वाला एग्जांपल जो एनसीईआरटी प्रेफर करती है, आपको वही सेलेक्ट करना होगा, वही सबसे पहले प्रेफर करना होगा, लिखने के लिए भी और बताने के लिए भी। ठीक ना बेटा? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डेफिनीशन एडजॉर्प्शन की। और एडजॉर्प्शन मैंने आपको एग्जांपल दिया चॉक एंड इंक का, तो चॉक को क्या कहेंगे और जो इंक थी जो उस पर एडजॉर्ब हुई उसे क्या कहेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जब भी पढ़ेंगे यहाँ पे किसी सॉलिड पे लिक्विड का एडजॉर्प्शन होगा या किसी सॉलिड पे गैस का एडजॉर्प्शन होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते तो हम वहाँ पे प्लैटिनम की रॉड लगाते हैं। प्लैटिनम एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, किसी से रिएक्शन नहीं करता, बट हाइड्रोजन उस पर एडजॉर्ब हो जाती है। और जब हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाएगी तो वही प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, जो प्लैटिनम की रॉड है, वो किस तरह बिहेव करना शुरू कर देगी, एक इलेक्ट्रोड की तरह। और वहाँ इलेक्ट्रोड बिहेव कौन करेगा, हाइड्रोजन। आई बात समझ में? हम एडजॉर्प्शन का जिक्र पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, और इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल हमने पढ़ा है कि जब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं तो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हाइड्रोजिनेशन। उसमें क्या होता है कि निकल इथीन को और हाइड्रोजन दोनों को एडजॉर्ब करता है सरफेस पे, फिर दोनों के बीच रिएक्शन कराता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल में। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनीशन की बेटा, एडजॉर्प्शन। ठीक, द phenomenon of increase in concentration of the molecular species on the surface of the solid, then in the bulk is called adsorption, ठीक ना बेटा? कह रहा है द फेनोमेनन ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड की सरफेस पे पर्टिकुलर मॉलिकुलर स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना, उसके बल्क में नहीं, उसकी सरफेस पे, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बेटा, एडजॉर्प्शन। ठीक, अब एडजॉर्प्शन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक होता है एडजॉर्बेंट। जो आपकी चौक थी जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ध्यान रखना, जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है उसे एडजॉर्बेंट, और जिसका एडजॉर्प्शन हुआ है, जो सरफेस पे जाके अटैच हुआ है, उसे एडजॉर्बेट बोलते हैं। ठीक ना बेटा? तो जो चौक है वो आपका एडजॉर्बेंट है और जो इंक है वो एडजॉर्बेट है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलो डेफिनेशन देखते हैं। द सॉलिड सब्सटेंस on the surface of which adsorption take place, adsorption occurs is called adsorbent,
ठीक ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। एक होता है आपका एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, ठीक ना बेटा, एडजॉर्बेट। ध्यान रखिएगा, जिस सॉलिड सब्सटेंस पे एडजॉर्प्शन हुआ है उसे एडजॉर्बेंट कहा जाता है। अब जरा देखो, द मॉलिकुलर स्पीसीज, द मॉलिकुलर स्पीसीज, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, मॉलिकुलर स्पीसीज, molecular species that get adsorb, that get adsorb, adsorb on the solid surface, on the solid surface, on the solid surface due to intermolecular, intermolecular अट्रैक्शन रह जाएगा, ठीक, अट्रैक्शन आर कॉल्ड, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड एडजॉर्बेट। क्या बोलेंगे बेटा, एडजॉर्बेट। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है द मॉलिकुलर स्पीसीज, जो मॉलिकुलर स्पीसीज उस सॉलिड के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हुई है ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन, दोनों के बीच इंट्रैक्शन हुआ है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। ठीक ना बेटा, इसको आप पहले कॉपी करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसको जरा फिगर से समझते हैं, ठीक, रफ करें इसको। चलिए देखो, देखो ये आपका एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट। अब इसकी सरफेस पे क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हो गए, गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए, ठीक ना बेटा, गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए, तब इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट गैस मॉलिक्यूल। और ये क्या है, सॉलिड। आई बात समझ में? तो ये इसका रहा फिगर। इस फिगर के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि जो चॉक है वो आपका एडजॉर्बेंट है, और जो इंक थी जो इसकी सरफेस पे अटैच हो गई उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है इसका, ठीक बेटा। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल कौन सा होगा, इस फिगर को भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आपका कौन सा होगा, एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, इंक एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ, on the surface of chalk act as a adsorbent। जो चौक किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक एडजॉर्बेंट की तरह। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। अमोनिया, अमोनिया इज adsorbed by charcoal, ammonia is adsorbed by charcoal। ठीक ना बेटा, आई बात समझ में? नेक्स्ट, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड adsorbed by silica gel, by silica gel। क्लियर ना बेटा? तो आपके 3 एग्जाम्पल हो गए जो आपको यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन करना है कि जो आपकी चौक थी वो एक एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव कर रही थी, और उस पर जो इंक का डिपोजिशन हुआ उसकी सरफेस पे वो एडजॉर्ब हुआ था, वो एक एडजॉर्बेट की तरह बिहेव कर रहा था। अमोनिया इज एडजॉर्ब बाई चारकोल, एनहाइड्रस CaCl2 एडजॉर्ब बाई सिलिका जेल। क्लियर ना बेटा? तो ये रही बात एडजॉर्प्शन की जो हमें समझना था अच्छे से, ठीक। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया बल्क फेनोमेनन है।
वहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो अंदर चला जाएगा सिस्टम के। सरफेस पे तो होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्प्शन जरूर होगा, बट लीस्ट अमाउंट में होगा, कम होगा, वो अलग अलग मैटर है, बट एडजॉर्प्शन श्योर है। ठीक ना बेटा। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फेनोमेनन है और एडजॉर्प्शन जो होता है आपका वो सरफेस फेनोमेनन होता है। तो एक नज़र डालते हैं एब्जॉर्प्शन पे भी, उसकी भी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं। पहले आप इसको लिखिए। ठीक हो गया सबका। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा एब्जॉर्प्शन की, नॉट एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या, एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन is a bulk phenomenon, is a bulk phenomenon। ठीक ना बेटा। अभी हम लोग डिफरेंस भी पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे वन बाय वन, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अमोनिया, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। दूसरे पॉइंट की बात करें एग्जाम्पल की तो वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक ना बेटा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक ना बेटा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा था एडजॉर्प्शन में, उसके लिए सॉरी है बेटा, वो बाय मिस्टेक हो गया, स्लिप ऑफ टंग है, वहाँ लिख लीजिएगा। मैंने लिखा है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल, आप उसको सही कर लीजिएगा, वहाँ पे लिख लीजिएगा वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल। मेरी बात ध्यान समझिएगा। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिखा है एडजॉर्प्शन में, ये तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल, सॉरी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है, ये है बात एब्जॉर्प्शन की। इसके पहले मैंने आपको एडजॉर्प्शन पढ़ाया, वहाँ मैंने एग्जाम्पल जो लिखा है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एड्जॉर्ब बाय सिलिका जेल। तो जहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिखा है उसी को वाटर वेपर कर लीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। ठीक, रियली सॉरी बेटा, उसको आप कर लीजिएगा वाटर वेपर एड्जॉर्ब बाय सिलिका जेल। क्लियर है सबको, इसको नोट डाउन करिएगा बेटा। एग्जाम्पल हो गया सबका, आगे चले। चलिए आगे देखते हैं, रफ करें बेटा इसको, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बेटा, उसको सही कर लीजिएगा आप, रक्षा बेटा उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आपको मिलेगी डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, पहले सॉर्प्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज सॉर्प्शन? सॉर्प्शन क्या होता है? सॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको दोनों दिखेंगे, एडजॉर्प्शन भी दिखेगा और एब्जॉर्प्शन भी दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों आपको हो जाए, दोनों दिखाई दे किसी भी कंडीशन में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। देखिए जरा, द process in which both adsorption and absorption take place simultaneously
तब उसे क्या बोलते हैं बेटा, सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, when hydrogen gas is taken up by charcoal, ठीक ना बेटा, हाइड्रोजन गैस इज टेकन अप बाय चारकोल। तो ध्यान रखना इस केस में आपको जो पहले दिखेगा वो एडजॉर्प्शन दिखेगा, हाइड्रोजन गैस चारकोल के सरफेस पे होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहीं ना कहीं बल्क में भी इंटर करना शुरू कर देती है, एब्जॉर्प्शन भी दिखाई देता है। ठीक ना बेटा, मैं एग्जाम्पल पूरा पढ़ रहा हूँ, आप एग्जाम्पल इतना ही लिखिएगा। लिखा हुआ है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन अप बाय चारकोल इट फर्स्ट कंडेंस ऑन द सरफेस, this is the case of adsorption. After some times hydrogen diffuse slowly into the interior of the charcoal, अंदर की तरफ होने लगता है diffuse, forming a true solid solution. This is the case of absorption. आई बात समझ में। तो सॉर्प्शन मतलब होता है कि अगर दोनों चीज़ें आपको एक ही टाइम पे दिखाई दे, एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, उसे हम बोलते हैं सॉर्प्शन। और इसको एक्सप्लेन किया था MC बेन ने, ठीक ना बेटा, M.C. बेन, BAIN, इस नाम के पर्सन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि सॉर्प्शन कंडीशन भी होती है जो दोनों होते हैं। क्लियर ना। एक आता है डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ adsorbate from the surface of adsorbent। अगर किसी एडजॉर्बेंट पे कोई मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है, कोई एडजॉर्ब हुआ है, उसको आप रिमूव कर दो, तब उसे क्या बोलते हैं बेटा, डीसॉर्प्शन। तो ये भी आपसे पूछा जाता है एक नंबर में, डीसॉर्प्शन क्या होता है। तो रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। क्लियर यहां तक सबको। चलिए आगे देखते हैं, आगे चले बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जरा वो देखते हैं पहले। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, व्हाट इज ऑक्लूजन, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ऑक्लूजन। ध्यान रखना ये क्वेश्चन करके आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन लिख लीजिए। जब आपका एडजॉर्बेट जो होता है वो गैस हो और एडजॉर्बेंट जो है वो सॉलिड हो, स्पेशली निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट हो, ये अगर सॉलिड सब्सटेंस में इस पे किसी गैस का एडजॉर्प्शन होता है तब उस प्रोसेस को ऑक्लूजन बोला जाता है। ठीक, जरा देखो, गैसेस आर जनरली adsorbed on the surface of finely divided metals such as nickel, platinum, पैलेडियम, ETC। अगर गैसेस का एडजॉर्प्शन फाइनली डिवाइडेड मेटल्स की सरफेस पे होता है, दिस फेनोमेनन is also called ऑक्लूजन। ठीक ना बेटा, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन। क्लियर है सबको। ठीक, तो ध्यान रखना, जब गैस के मॉलिक्यूल फाइनली डिवाइडेड मेटल्स की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को, उस कंडीशन को ऑक्लूजन कहा जाता है।
आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट आपका है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन आपको पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, ठीक ना बेटा। सॉलिड के एटम्स बहुत पास होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है और इंट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक ना, जिससे वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं। आई बात समझ में? अब मान लो सॉलिड का ये वाला ये एटम इस वाले एटम को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये जितना नीचे आएगा उससे बेटर है कि आप क्या करेगा, बगल वाले को खींचेगा। अब ये उतनी तेज़ी से इसको खींचेगा नीचे की तरफ जितनी तेज़ी से ये खींच रहा है इसको। अगर दोनों का फोर्स इक्वल हो गया तो ये अपनी जगह पे ही रह जाएगा, और जब ये खींचा जाएगा नीचे की तरफ तो इस एटमॉस्फेयर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेगा, उन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो जैसे इस गैस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये बगल वाले को खींचेगा या फिर इसको खींचेगा। इसी तरीके से ये कहाँ आ जाएंगे, इसकी सरफेस पे। इसी को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब मेरी बात ध्यान समझना, जब ये वाला एटम इस वाले एटम को, गैस के एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये भी ना किसी को तो खींचेगा। तो जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है। तो जब कोई सॉलिड का पार्टिकल्स किसी गैस के पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस अट्रैक्शन में जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब एक मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में जितनी एनर्जी वो लॉस करेगा, रिलीज करेगा, उसी को एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोला जाता है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ना बेटा। अब जरा डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन से भी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा ये, ठीक। डेफिनेशन क्या है जरा वो देखिएगा। डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट evolve, not involve, evolve when 1 mole of adsorbate, 1 mole of an adsorbate मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स, एडजॉर्बेट, गैस लिक्विड कुछ भी हो सकता है बेटा, गैस और लिक्विड, ठीक, is adsorbed on the surface of adsorbent, on the surface of an adsorbent is called enthalpy of adsorption, is called enthalpy of adsorption। आई बात समझ में सबको? जब कोई, देखो यहाँ लिखा है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर सकते हो, इवॉल्व कर सकते हो, व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। जब किसी सॉलिड की सरफेस पे कोई एक मोल ऑफ गैस या 1 मोल ऑफ लिक्विड एडजॉर्ब होता है, तो जितनी एनर्जी उसके लिए रिलीज करेगा, जितनी हीट वो रिलीज करेगा, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। पहले इन शॉर्ट समझ लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर्ली इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें, इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे और बाकी जो टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे बेटा। बात यह है कि जब कोई भी सॉलिड की सरफेस पे गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं तो इनके बीच एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, इनके बीच इंट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर वो अट्रैक्शन फोर्स वॉन्डर वॉल फोर्स है, जो कि एक वीक फोर्स होता है, तब इस टाइप के एडजॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। जब किसी सॉलिड के सरफेस पे कोई गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है
तो इन दोनों के बीच अगर कोई फिजिकल फोर्स हो लगता है, जैसे कि वॉन डर वाल फोर्स जो एक वीक फोर्स है, इस टाइप के एडजॉर्प्शन को फिजिकल एडजॉर्प्शन कहा जाता है। और जब कोई सॉलिड की सरफेस पे किसी गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होता है, एड्जॉर्ब होता है और वो केमिकल बॉन्ड बनाता है लाइक आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड, तब उस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं या केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, या फिर इसको केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन। तो ध्यान रखना, यहाँ फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वॉन डर वाल फोर्स, और वहाँ पे केमिकल बॉन्ड था दैट इज आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको पता है वॉन डर वाल फोर्स में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 8 किलो जूल पर मोल तक होती, बट यहाँ पे 20 से 40 तक आपको मिलेगा। और जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी मतलब आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी होगी, रिलीज करनी होगी, तब जाके वो अट्रैक्शन, तब वो आपस में अटैच हो पाएंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाने में भी एनर्जी लगती है और बॉन्ड तोड़ने में भी एनर्जी लगती है। क्लियर ना बेटा? उसके बाद हमें ये समझना होगा फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। कोई 8 या 9 डिफरेंसेस हैं जो आपसे बोर्ड लेवल पे पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद का जो लेक्चर होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये तो अभी आपका कॉन्सेप्ट था, अब इसके बाद आपका चैप्टर यहीं से शुरू होता है, मेनली कह सकते हो। फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसमें एक एक पॉइंट हमको समझना होगा, ठीक। उसके बाद एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये पढ़ेंगे, एंड एडजॉर्प्शन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन सी गैस इजीली एडजॉर्ब होगी, कौन सी इजीली एडजॉर्ब नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। एंड कोलाइडल स्टेट, कोशिश पूरी है कि नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी बड़ा हो और उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाए बेटा। प्रॉमिस तो नहीं, बट कोशिश पूरी है, कवर करने की कोशिश पूरी करेंगे रक्षा बेटा। अभी तक के लिए आप इसको नोट डाउन करिए, अच्छे से समझिए, कहीं कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन के साथ, उसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।